सभी छात्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI वर्ल्ड में। छात्रों, आज हम ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के 8वें चैप्टर ड्राइंग शीट लेआउट के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। अभी तक आपने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पढ़ा, उसके बाद 8वां चैप्टर लाने का उद्देश्य ये है कि बीच के जो चैप्टर हैं उनको पढ़ने से पहले आप ये चैप्टर पढ़ेंगे जो कि ड्राइंग शीट लेआउट का है, तो आपको बाकी चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो ये बेसिक चीज़ है, इसको समझेंगे तो आप बाकी चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो पहले आज हम इस चैप्टर में ड्राइंग शीट लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल ITI वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार इस चैप्टर के कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सीट साइजेस। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? पहला है आपका डेजिग्नेशन ऑफ ड्राइंग सीट, उसके बाद टेबल ऑफ स्टैंडर्ड ड्राइंग सीट साइजेज। दूसरा टॉपिक है आपका ड्राइंग सीट लेआउट का। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? लेआउट ऑफ ड्राइंग सीट क्या होती है, टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन ड्राइंग सीट लेआउट, यानी ड्राइंग शीट में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके बारे में हम जानेंगे। मार्जिन और मार्जिन लाइंस क्या होता है, इसके बाद बॉर्डर लाइंस, बॉर्डर्स और फ्रेम्स क्या होती हैं, ट्रिमिंग मार्क्स क्या होता है, टाइटल ब्लॉक, उसका साइज, पोजीशन और कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओरिएंटेशन और सेंटरिंग मार्क्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद ग्रिड रेफरेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। मीट्रिक रेफरेंस ग्रेजुएशन क्या होता है और आइटम रेफरेंस क्या होता है। इतने टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 इसी के ऊपर चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका सिलेक्शन ऑफ सीट साइजेस। तो सीट साइजेस के ऊपर मैंने पहले चैप्टर में डिटेल में बताया हुआ है। तो चूँकि इस चैप्टर में हमको सीट लेआउट बनाना है तो सीट साइजेस के बारे में जानना और सीट साइजेस याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस चैप्टर में थोड़ा सा इसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो इसके बाद सीट साइजेस के बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में देखेंगे इस चैप्टर में। डिटेल के लिए आप पहले चैप्टर वाली हमारी वीडियो देखिएगा, उसमें आपको ड्राइंग सीट के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्या है आपका? डेजिग्नेशन ऑफ ड्राइंग शीट, यानी ड्राइंग शीट का पदनाम। तो पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग शीट को A0, A1, A2, A3, A4 और A5 जैसे प्रतीकों द्वारा, नामों द्वारा नामित किया जाता है, जिसमें से A0 सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होती है और A5 सबसे छोटे साइज़ की ड्राइंग शीट होती है। और क्या कहते हैं, इसका एक टेबल नीचे दिया जा रहा है इसके साइज़ों का। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के साइज़ होते हैं, एक ट्रिम साइज होता है, एक अनट्रिम साइज़ होता है। तो ट्रिम साइज़ क्या होता है? वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग साइज़ होता है आपका। और अनट्रिम साइज़ क्या होता है? मैंने बताया था जैसे आपको कि ट्रिम साइज़ से थोड़ी बड़ी साइज़ की सीट ली जाती है। क्यों ली जाती है? क्योंकि ड्राइंग शीट काम करते हुए किनारों पे फट जाती है, तो इसलिए ट्रिम साइज़ से थोड़ी बड़ी ड्राइंग शीट इस्तेमाल की जाती है, जिनको बाद में काम करने के बाद में ट्रिम कर लिया जाता है। तो आपको लेआउट बनाने के लिए ट्रिम साइज़ और अनट्रिम साइज़ बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे आप एक सीट साइज़ कोई सा याद कर लीजिए, A0 याद कर लीजिए सपोज। इसका ट्रिम साइज़ कितना है? 841 और 1189। ज़्यादातर एग्ज़ाम में ट्रिम साइज़ के बारे में ही पूछा जाता है, अनट्रिम साइज़ के बारे में बहुत कभी कभार ही पूछा जाता है। तो आप A0 का जैसे याद कर लीजिए, इसका साइज़ कितना है? 841 × 1189। 841 इसकी चौड़ाई है, 1109 इसकी लंबाई है। तो अब इससे नीचे वाली सीट पे जाएंगे तो A0 साइज़ की जो चौड़ाई होती है वो A1 साइज़ की आपकी लंबाई बन जाती है। मतलब ये साइज़ इधर से इधर आ जाता है और A0 साइज़ की जो लंबाई है उसका आधा इसकी चौड़ाई बन जाती है। मतलब 1189 का अगर मैं आधा करूँगा तो 594.5 आएगा, और जिसको 594 लिया गया है तो वो साइज़ का आधा इधर आ जाता है और ये पूरा साइज़ इधर आ जाता है। इसी तरह से आप A1 से A2 पे आएंगे, A1 से A2 पे आएंगे तो आप देखेंगे 594 इधर आ गया और 841 का आधा 420.5 होगा, तो 420 इधर आ गया। इसी तरह से आप नीचे आ जाएंगे तो इसी तरह से आपका साइजेज हैं, ये इसका याद करने का तरीका है। इसी तरह से आप एक ट्रिम साइज़ याद कर लीजिए, एक अनट्रिम साइज़ याद कर लीजिए, तो बाकी साइज़ आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये साइज़ कैसे प्राप्त होते हैं? मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था कि एक सीट को हाविंग और डबलिंग करने के द्वारा A1, A2, A3, A4 इस तरह के साइज़ प्राप्त होते हैं। तो चलिए आगे टॉपिक देखते हैं।
तो बी टॉपिक है आपका ड्राइंग शीट लेआउट। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं ड्राइंग शीट का अभिन्यास या ड्राइंग शीट का विन्यास। तो इस क्या होता है ड्राइंग शीट का विन्यास? तो ड्राइंग शीट पे काम करने से पहले ड्राइंग शीट को कुछ बॉर्डर लाइन द्वारा, कुछ मार्जिन लाइन द्वारा, टाइटल ब्लॉक द्वारा इत्यादि अलग अलग संकेतों द्वारा तैयार किया जाता है, जिससे कि ड्राइंग को समझने में और पढ़ने में आसानी हो। जैसे आप यहाँ पे एक चित्र में देख पा रहे हैं, ये ड्राइंग शीट को इस तरह से किनारों पे बनाया गया है, यहाँ पे कुछ संकेत बनाए गए हैं, इधर कुछ संकेत बनाए गए हैं। तो ड्राइंग शीट पर काम करने से पहले, ड्राइंग बनाने से पहले ड्राइंग शीट को इस तरह से कुछ तैयार किया जाता है। तो इस तरह से तैयार करने का उद्देश्य ये है कि ड्राइंग शीट को सही से समझा और पढ़ा जा सके, उसके लिए ये कुछ आपका इस तरह से ड्राइंग शीट को तैयार किया जाता है, जिसको ड्राइंग शीट का लेआउट कहा जाता है। तो ड्राइंग शीट का लेआउट बनाने के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, हर देश का अपना एक अलग स्टैंडर्ड होता है। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, अलग अलग है। तो सबके अंतर्गत कुछ रूल होते हैं कि ड्राइंग शीट पे बॉर्डर लाइन कैसे बनाना चाहिए, मार्जिन लाइन कैसे बनाना चाहिए। तो वही इसमें आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने से पूर्व ड्राइंग शीट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अनुसरण करना होता है। तो अलग अलग फॉर्मेट में लेआउट बनाने के अलग अलग साइज होते हैं, उनके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन शीट लेआउट। तो शीट लेआउट बनाने के लिए जो अलग अलग संकेत यूज होते हैं, उनसे संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं, उनके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इस तरह से ड्राइंग शीट का लेआउट बनता है। तो कौन कौन सी इसमें शब्दावलियाँ या यानी कि टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। जैसे पहला क्या है, मार्जिन लाइंस और मार्जिन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। बॉर्डर लाइंस, बॉर्डर्स, फ्रेम्स क्या होता है, टाइटल ब्लॉक क्या होता है, टेमिंग मार्क्स क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, सेंटरिंग मार्क्स और ओरिएंटेशन मार्क्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। इसके बाद ग्रिड रेफरेंस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है ड्राइंग शीट पे। मैट्रिक रेफरेंस ग्रेजुएशन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है ड्राइंग शीट पे। इसके बाद आइटम रेफरेंस क्या होता है। तो इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या चीज़ होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इनका। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है मार्जिन लाइंस एंड मार्जिन, यानी कि मार्जिन रेखाएं तथा मार्जिन। तो सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बना के बताऊंगा कि मार्जिन लाइन और मार्जिन क्या होता है। तो अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट जो होती है, उस पर मार्जिन रेखाओं को खींचकर मार्जिन प्रदान किया जाता है। मार्जिन रेखा का जो प्रिंट, यानी कि उसका जो उसके द्वारा जो आयत बनता है, उसका साइज ड्राइंग शीट के ट्रिम साइज के बराबर होता है। बाइंडिंग, फाइलिंग आदि कार्यों के कारण हमेशा बाईं ओर अधिक मार्जिन छोड़ा जाता है। ISI के मानकों के अनुसार बाएं सिरे पर 20 से 40 mm मार्जिन तथा अन्य सिरों पर 5 से 25 mm मार्जिन रखना चाहिए। तो इसको मैं बना के बताता हूँ। तो सपोज ये एक कोई ड्राइंग शीट है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको अनट्रिम साइज़ की ड्राइंग शीट ली जाती है, इस्तेमाल की जाती है, बाद में उस पर लेआउट बनाया जाता है। तो सबसे पहले इस तरह की ड्राइंग शीट ली गई, उस पर इस तरह से चारों तरफ से रेखाएँ खींची गई। तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं आपको, मार्जिन लाइंस। और इस रेखा और शीट के बाहरी किनारे के बीच में जो गैप होता है, ये मार्जिन कहलाता है। तो जो इस मार्जिन लाइन है, ये आपका ये जो लाइन है, इन चारों के द्वारा जो आयत बनता है एक बीच में, इसका साइज़ उस ड्राइंग शीट के ट्रिम्ड साइज़ के बराबर में होता है। ये इसका बाहर से जो साइज़ है, ये अनट्रिम्ड साइज़ है, और अंदर से जो साइज़ है, ये आपका ट्रिम साइज़ है। तो इस तरह से आपको मार्जिन लाइन, ये आपका मार्जिन लाइन हो गया, और बीच का गैप जो है ये मार्जिन कहलाता है। तो इस तरह से मार्जिन लाइंस और मार्जिन बनती है। अब इसमें एक बात ये आती है कि बाएं सिरे पर कितना गैप होना चाहिए, दाएं पे कितना होना चाहिए, ऊपर कितना होना चाहिए और नीचे कितना होना चाहिए। तो IS के मानकों के अनुसार बाएं सिरे पर आपका 20 से 40 mm ये गैप होना चाहिए, और बाकी सिरे पर, इन सिरों पर मिनिमम 5 mm और अधिकतम 25 mm गैप होना चाहिए। मतलब आपको ट्रिम से अनट्रिम बनाना है तो आपको दोनों साइज़ पता है, लेकिन बस ये है कि इधर से कितना रखें, इधर से कितना रखें, ऊपर से कितना रखें, नीचे से कितना रखें। तो उसके लिए मैं बताया हूँ कि बाएं सिरे पर 20 से 40 mm और अन्य सिरों पर 5 से 25 mm, मिनिमम 20, मिनिमम 5।
अब बाएं सिरे पर ज़्यादा रखने का रीज़न ये है कि जो बड़ी बड़ी ड्राइंग शीटें होती हैं उनको जब किसी फाइल में फोल्ड करके रखना होता है तो यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे आपका पंचिंग की जाती है, होल किए जाते हैं और उन्हीं में आपको फंसाकर ड्राइंग शीट को फाइल में रखा जाता है। तो उसके लिए इस सिरे पर गैप ज़्यादा रखा जाता है जिससे कि चित्र जो है वो दूर दूर ही रहे, इसके अंदर जो बना हुआ है उस पर कोई असर ना पड़े इन होलों के करने से। तो इस तरह से आप मार्जिन लाइन और मार्जिन को समझ सकते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक है बॉर्डर लाइन, बॉर्डर तथा फ्रेम। तो बॉर्डर रेखा, बॉर्डर और फ्रेम क्या होते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ड्राइंग शीट पर एक स्पष्ट कार्यक्षेत्र प्राप्त करने हेतु ड्राइंग शीट के चारों ओर मार्जिन लाइन के बाद बॉर्डर रेखाएं खींची जाती हैं। मार्जिन लाइन तथा बॉर्डर लाइन के बीच के स्थान को बॉर्डर कहा जाता है तथा चारों तरफ के बॉर्डर द्वारा एक फ्रेम का निर्माण होता है। A0 तथा A1 आकार के लिए बॉर्डर की न्यूनतम चौड़ाई 20 मिलीमीटर होनी चाहिए तथा A2, A3 और A4 आकारों के लिए न्यूनतम चौड़ाई 10 मिलीमीटर होना चाहिए। A5 की शीट पे ड्राइंग नहीं बनाई जाती है, A0 से लेकर A4 तक का ही इस्तेमाल किया जाता है। शीट को फाइलिंग तथा बाइंडिंग करने हेतु ड्राइंग शीट के बाईं ओर अधिक क्षेत्र रखा जाता है। तो क्या होता है बॉर्डर लाइन, बॉर्डर और फ्रेम, बना के आपको बताता हूँ। यहाँ तक आप जान चुके हैं मार्जिन लाइन खींचने तक। इसके बाद क्या करते हैं, इस तरह की जो लाइन है चारों तरफ से मार्जिन लाइन के बाद अंदर की तरफ इस तरह की लाइन खींची जाती है जिनको क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन कहते हैं। और मार्जिन लाइन और आपका बॉर्डर लाइन के बीच के गैप को क्या कहते हैं, बॉर्डर कहते हैं। तो ये बॉर्डर कितना रखा जाता है, तो A0 और A1 ड्राइंग शीट के लिए ये बॉर्डर कितना रखा जाता है, आपका मिनिमम 20 mm और A2, A3 और A4 के लिए यहाँ पे 20 दिया हुआ है, सॉरी, इसको 10 mm रखा जाता है। यानी कि A0 और A1 के लिए 20 mm रखा जाता है और A2, A3, A4 के लिए मिनिमम 10 mm रखा जाता है। इतना कम से कम होना ही चाहिए। आप इससे ज़्यादा रख सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कहलाती है बॉर्डर और बॉर्डर लाइंस। चारों तरफ का जो बॉर्डर है, यहाँ का बॉर्डर, यहाँ का बॉर्डर, यहाँ का बॉर्डर, यहाँ का बॉर्डर, इन चारों के द्वारा एक फ्रेम बनता है जिसको क्या कहते हैं फ्रेम कहते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, फ्रेम। इन चारों बॉर्डर के द्वारा एक फ्रेम का निर्माण होता है। इसके बाद अगले टॉपिक पे अब चलते हैं। तीसरा टॉपिक है टाइटल ब्लॉक क्या होता है। तो टाइटल ब्लॉक के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो जैसे यहाँ चित्र पे देख पा रहे हैं, ये टाइटल ब्लॉक यहाँ नीचे कोने में बना हुआ है। तो शीर्षक ब्लॉक यानी कि टाइटल ब्लॉक शीट के निचले दाहिने कोने में बनाया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS यानी कि जो भारत का स्टैंडर्ड है उसके अनुसार टाइटल ब्लॉक का साइज़ 180 × 65 mm रखा जाता है। यानी उसकी लंबाई 180 मिलीमीटर और चौड़ाई 65 मिलीमीटर। परंतु जो पॉलिटेक्निक या अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है उसका साइज़ कितना रखा जाता है, 170 × 65 mm। तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप 170 × 65 ही लिखेंगे, लेकिन अगर उसमें ऐसा लिखा आता है कि BIS के अनुसार मतलब टाइटल ब्लॉक का साइज़ कितना होता है तो आपको 180 × 65 रखना है। इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर 180 × 65 वाले इस्तेमाल होते हैं। प्रैक्टिस के लिए जो कॉलेजों में प्रैक्टिस के लिए होता है वो 170 × 65 mm का इस्तेमाल होता है। तो शीर्षक ब्लॉक यानी कि टाइटल ब्लॉक में ड्राइंग क्या दिया जाता है, तो ड्राइंग से संबंधित लगभग संपूर्ण जानकारी दी जाती है। जैसे संस्था या संस्थान का नाम, ड्राइंग बनाने वाले का नाम, निरीक्षण करने वाले का नाम, ड्राइंग का टाइटल, प्रक्षेप का प्रकार यानी कि फर्स्ट एंगल में बना है कि थर्ड एंगल में बना है, इसके बाद ड्राइंग का नंबर, ये सारी जानकारी आपको टाइटल ब्लॉक में दी जाती है। तो टाइटल ब्लॉक एक तरह से आप समझ सकते हैं जैसे आपको किसी कॉपी के ऊपर आप अपना नाम, पता, अपनी क्लास, अपना रोल नंबर लिखते हैं तो वो आपका एक तरह से आई कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है। उसी तरह से टाइटल ब्लॉक को आप किसी ड्राइंग का आइडेंटिटी कार्ड भी समझ सकते हैं। तो इसको मैं बना के बताता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इंजीनियरिंग संस्थानों तथा इंडस्ट्रीज़ में प्रयोग होने वाले कुछ अलग अलग जो टाइटल ब्लॉक हैं उसके आगे एग्जाम्पल दिखाएँगे हम आपको। तो यहाँ तक आपने सीख लिया था बॉर्डर लाइन बनाना, मार्जिन लाइन बनाना। इसके बाद टाइटल ब्लॉक कैसे बनता है, तो टाइटल ब्लॉक यहाँ दाहिने साइड में निचले कोने में जैसे ये बन के आया आपका, ये आपका टाइटल ब्लॉक
है, तो दाहिने निचले कोने में बनाया जाता है। और इसका साइज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रैक्टिस के लिए जो इंजीनियरिंग कॉलेजों में यूज किया जाता है वो 170x65 का इस्तेमाल होता है। और 170x65 कौन सा साइज़ होता है आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी 170 होती है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी 65 होती है। और अगर BIS के अनुसार इसका साइज़ कितना होता है 185x65 mm। तो आपको टाइटल ब्लॉक समझ में आएगा। इसके अंदर क्या क्या होता है आगे एग्जाम्पल में मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या बनाया जाता है, इसी को मैं बड़ा करके बताता हूँ। तो इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रयोग होने वाले कुछ टाइटल ब्लॉक तथा उनके साइज़, तो एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे ये आप एक टाइटल ब्लॉक, खाली टाइटल ब्लॉक टोटल ब्लॉक बना हुआ है, तो एक टाइटल ब्लॉक आप देख पा रहे हैं। इसमें जैसे आपको इसका टाइटल लिखा हुआ है कि जिस चीज़ की ड्राइंग बना रहे हैं उसका टाइटल क्या है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका ट्रेड, उसके इंस्टीट्यूट का नाम, किस स्केल में ड्राइंग बनाया है, और बाकी इस तरह की डिटेल इसमें रखी जाती है। एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो एक एग्जांपल है, ऐसे ही कई तरह के अलग अलग जिसकी जैसी जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल भरी जाती है। तो आपको अगर टाइटल ब्लॉक बनाना है तो इसमें अलग अलग एग्जांपल दिए हुए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इस पूरे आज की जो क्लास है उसका जो आपका नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से आप उस नोट से देख के अलग तरह के जो भी आपको टाइटल ब्लॉग जिस तरह के बनाने हैं वो आप बना सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें भी आपको नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूट, नेम, रोल नंबर, ईयर इस तरह का, और इनकी ऊंचाई कितनी रखनी है वो भी सब दिया हुआ है। इसी तरह से एग्जांपल और है, ये आप देख सकते हैं। ये भी इंस्टीट्यूट जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेजों में यूज होता है, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रीज़ में प्रयोग होने वाले कुछ टाइटल ब्लॉक तथा उनके साइज़। तो जो कंपनी और इंजीनियरिंग कंपनियों वगैरह में जो ड्राइंग बनाई जाती है उनमें किस तरह का उनका टाइटल ब्लॉक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें कुछ और भी डिटेल होती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें ड्राइंग बनाने वाले का नाम, चेक करने वाले का नाम, करने वाला किस ड्राइंग जो बनाए हो किस मटेरियल का, उसका टॉलरेंस क्या है, फिनिश क्या है, इस तरह की डिटेल दी जाती है। तो ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप बाद में बना सकते हैं। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज होते हैं, आपका ड्राइंग सीट के ड्राइंग लेआउट के टाइटल ब्लॉक। एक और एग्जांपल है, ये आप देख पा रहे हैं, ये A3 सीट साइज़ पे या A2 पे इस तरह के टाइटल ब्लॉक यूज होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका ट्रिमिंग मार्क्स। तो ट्रिमिंग मार्क्स क्या होता है? ट्रिमिंग मार्क्स का उपयोग अनट्रिम्ड सीट को ट्रिम करने के लिए सहायता के रूप में किया जाता है। ट्रिमिंग मार्क्स को सीट के चारों कोनों पर बॉर्डर में प्रदान किया जाता है। ट्रिमिंग मार्क्स 2 ओवरलैपिंग और भरे हुए आयत के रूप में होते हैं, जिसमें 10 मिलीमीटर गुणित 5 मिलीमीटर आकार का होता है, या फिर 10 mm भुजा वाले समुद्रबाहु त्रिभुज के आकार के भी होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ड्राइंग शीट को इस निशान के बाहरी किनारे से ट्रिम किया जाता है, इसलिए ट्रिमिंग के बाद भी ये निशान सीट पर बने होते हैं। तो मैं इसको बना के बताता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ तक आपने टाइटल ब्लॉक तक बना लिया। इसके बाद क्या करते हैं, ड्राइंग शीट के जो चारों किनारे हैं, सॉरी ये नहीं, ये किनारा नहीं, इसका ये किनारा जो है, ये किनारा जो है इस पे आपका जैसे एक ब्लॉक यहाँ पे ये काला कलर का एक ब्लॉक बना है, सॉरी ये एक ब्लॉक बना है। तो इस तरह से 10 × 5 mm साइज के 2 ब्लॉक बनाए जाते हैं ओवरलैपिंग का मतलब एक के ऊपर ही दूसरा, इस तरह से ब्लॉक एक किनारे पर, इसी तरह से चारों किनारे पर, इस किनारे सॉरी इस किनारे पर भी, इस किनारे पर भी, इस किनारे, चारों किनारे पर इस तरह के निशान बनाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ट्रिमिंग मार्क्स। तो अभी इनका काम क्या है? तो इनका काम ये है कि ड्राइंग शीट को जब ट्रिम करना होता है तो ट्रिमिंग कहाँ से की जाती है? आपका इसी लाइन से की जाती है। तो क्या किया जाता है कि यहाँ पे स्केल या कोई टूल लग के ड्राइंग शीट को यहीं से फाड़ लिया जाता है, इनका सहारा लेके, ट्रिमिंग मार्क्स का सहारा लेके। तो ये ड्राइंग शीट को ट्रिम करने में सहायता प्रदान करते हैं, तो इसलिए ये ट्रिमिंग मार्क्स आपका कहलाते हैं। और इसके अलावा और भी आकृति का ट्रिमिंग मार्क्स आता है। तो उसमें क्या होता है, ये 2 आयत बने ना हो, 2 आयत की जगह पे एक समुद्रबाहु त्रिभुज होता है 10 mm भुजा का। तो इस तरह से आपका ये ट्रिमिंग मार्क्स कहलाते हैं।
इसके बाद अगला पॉइंट है आपका सेंटरिंग मार्क्स एंड ओरिएंटेशन मार्क्स, केंद्रित चिन्ह तथा अनुस्थापन चिन्ह। तो ये क्या होते हैं? पुनरुत्पादन उद्देश्य या जैसे फोटोकॉपी, स्कैनिंग इत्यादि हेतु आरेख की स्थिति, ड्राइंग शीट के मध्य की स्थिति दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर 4 केंद्रित प्रतीक या चिन्ह बनाए जाते हैं। ये ड्राइंग शीट की चारों भुजाओं के बीचों बीच बनाए जाते हैं। ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट के सेंटरिंग मार्क्स में से 2 को ओरिएंटेशन मार्क्स बनाया जाता है, जो ड्राइंग शीट के ओरिएंटेशन को दर्शाता है। ओरिएंटेशन मार्क्स तीर के रूप में होते हैं तथा प्रायः बाईं ओर एवं नीचे वाले सेंटरिंग मार्क्स को ही ओरिएंटेशन मार्क्स बनाया जाता है। इन दोनों ओरिएंटेशन मार्क्स में से एक की दिशा हमेशा ड्राइंग बनाने वाले की ओर होना चाहिए। तो मैं बना के बताता हूँ क्यों है, कैसे बनता है, क्या है। तो यहाँ तक आपने सीख लिया। अब क्या करते हैं, ड्राइंग शीट के जो बॉर्डर हैं, इन चारों बॉर्डर के बीच में से एक एक लाइन खींचते हैं। कुछ इस तरह से एक लाइन ये खींचा, इसी तरह से बाकी तीनों बॉर्डर पर बीच में एक लाइन खींचते हैं और ये लाइन बॉर्डर से लगभग 5-5 mm चारों तरफ से आपका बाहर निकली रहती है। तो इन लाइनों को क्या कहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं, सेंटरिंग मार्क्स। तो ये 4 सेंटरिंग मार्क्स बनाए जाते हैं आपका ड्राइंग शीट लेआउट में। इनका काम क्या है, तो ड्राइंग शीट को अगर फोटोकॉपी करना है या स्कैनिंग करना है तो एक तरह से ये आपको एक रेफरेंस के तौर पर काम आता है। इसको देख के ड्राइंग शीट के मध्य की जो स्थिति है उसका पता लगा के मतलब ड्राइंग शीट का आरेख की स्थिति पता लग जाती है कि ड्राइंग शीट का बीचों बीच कहाँ पे है। तो उसके बीच की स्थिति पता कराने के लिए इसका प्रयोग होता है। ज़्यादातर जब स्कैनिंग करते हैं ड्राइंग शीट की या फोटोकॉपी करते हैं तो हम ड्राइंग शीट को जब मशीन पे रखते हैं तो मशीन में वो कहाँ पे है एक्चुअल में ड्राइंग, उसको एडजस्ट करने के लिए इन निशानों का सहारा लिया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपका सेंटरिंग मार्क्स। अब दूसरा इसी में टॉपिक था कि इन सेंटरिंग मार्क्स में से 2 सेंटरिंग मार्क्स को ओरिएंटेशन मार्क्स बनाया जाता है और ओरिएंटेशन मार्क्स तीर के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो इस ड्राइंग में ये आपका एक ओरिएंटेशन मार्क्स है, ये दूसरा है। हमेशा एक बाएं साइड में और एक नीचे की साइड में ही ओरिएंटेशन मार्क्स बनाया जाता है। इनका क्या काम है, ये ड्राइंग शीट का ओरिएंटेशन दर्शाती है, यानी ड्राइंग शीट किस तरफ से सीधी है और किस तरफ से उल्टी है। तो सीधी ड्राइंग शीट में हमेशा क्या होता है, जो नीचे ये वाला ओरिएंटेशन मार्क्स होता है, ये दोनों में से एक का जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपरेटर की यानी कि ड्राइंग बनाने वाले की तरफ होनी चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन मार्क 2 नंबर में होते हैं ये। इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है ग्रिड रेफरेंस यानी कि ग्रिड संदर्भ। तो क्या होता है ग्रिड संदर्भ? ग्रिड रेफरेंस ड्राइंग शीट पर किसी विशेष क्षेत्र, किसी स्पेशल क्षेत्र की लोकेशन दिखाने के लिए एक अल्फ़ा न्यूमेरिक व्यवस्था है। ड्राइंग में किसी स्पेशल क्षेत्र में होने वाले एडिशन, यानी कि ड्राइंग में हमने कुछ अलग से ऐड किया तो किस क्षेत्र में ऐड किया उसको दिखाने के लिए, या ड्राइंग में होने वाले रिवीजन या मॉडिफिकेशन, या ड्राइंग में हमने कुछ चेंज किया तो किस क्षेत्र में चेंज किया, या कुछ और भी डिटेल दिखाने की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के द्वारा दिखाया जाता है। ग्रिड रेफरेंस बनाने के लिए फ्रेम से बाहर की तरफ, फ्रेम मैंने पहले आपको बताया था, उससे बाहर की तरफ 5 mm की दूरी पर चारों तरफ लाइनें खींचकर एक बॉर्डर बनाया जाता है जिसको ग्रिड रेफरेंस बॉर्डर कहते हैं। इसके बाद चारों तरफ के ग्रिड रेफरेंस बॉर्डर में पार्टीशन बनाए जाते हैं, यानी कि विभाजन बनाए जाते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर। प्रत्येक ग्रिडों के विभाजनों की संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक बॉर्डर में जो पार्टीशन बने हुए हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 से विभाजित, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए, इतने विभाजन होनी चाहिए। और इनकी संख्या ड्राइंग की जटिलता के अनुसार पर्याप्त होना चाहिए। जैसे ज़्यादा कोई जटिल ड्राइंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है, तो पर्याप्त संख्या होनी चाहिए इसकी, मतलब 2 रखनी है, 4 रखनी है, 6 रखनी है। तो ड्राइंग की जटिलता के ऊपर निर्भर करता है। उसके अलावा सीट साइज़ पे भी निर्भर करता है, बड़ी सीट साइज़ में ज़्यादा होगा, छोटी सी साइड में कम होगा। ग्रिड आयतों के किसी भी बीमा की लंबाई, यानी कि जो पार्टीशन है इसके किसी भी मतलब जो पार्टीशन है उसकी लंबाई 25 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 75 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। नॉर्मली 50 मिलीमीटर का बनाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं 25 का भी बनाते हैं, कहीं 50 का भी बनाते हैं, कहीं 75 मिलीमीटर का भी बनाते हैं। तो 25 से कम और 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ग्रिड के आयत वर्टिकल सिरे पर अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर द्वारा तथा हॉरिजॉन्टल सिरे यानी कि क्षैतिज सिरे पर नंबर द्वारा दर्शाया जाता है। तो वर्टिकल जो बॉर्डर होते हैं उनमें जो पार्टीशन बने होते हैं तो उनको ABCD इस तरह से नाम दिया जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं बॉर्डर ग्रिड रेफरेंस बॉर्डर उसमें जो पार्टीशन बने होते हैं उनको 1 2 3 4 ऐसे करके नाम दिया जाता है। तो नंबरिंग किस डायरेक्शन से स्टार्ट होनी चाहिए, तो जो वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर बॉर्डर है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ, और जो क्षैतिज बॉर्डर है उसमें टाइटल ब्लॉक के अपोजिट साइड में यानी बाएं से दाएं सिरे की तरफ 1 2 3 4 इस तरह से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं इसको बना के बताता हूँ आपको कैसे बनता है। तो यहाँ तक अभी तक लेआउट में बना चुके हैं। इसके बाद क्या करते हैं, आपका जो आपका मार्जिन लाइन है और आपका बॉर्डर लाइन है, इनके बीच में इस तरह से चारों तरफ लाइन खींची जाती है। इस लाइन को क्या कहते हैं, ग्रिड रेफरेंस लाइन। और जो बीच का जगह है ग्रिड रेफरेंस लाइन और बॉर्डर लाइन के बीच का, इसको कहते हैं ग्रिड रेफरेंस बॉर्डर। तो इसके बीच की गैप जो है ये कितनी होनी चाहिए, ये 5 mm होनी चाहिए ये गैप जो है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ग्रिड रेफरेंस बॉर्डर। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आपको जो चारों तरफ के बॉर्डर हैं उसको पार्टीशन में इस तरह से भागों में छोटे छोटे आयतों में विभाजित कर देते हैं। तो प्रत्येक जो आपके बॉर्डर हैं इसमें इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 से विभाजित होने वाली होनी चाहिए, यानी 2 4 6 आपकी सीट साइज़ के ऊपर और आपकी मतलब ड्राइंग की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर निर्भर करता है कि कितना होना चाहिए। जैसे आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 पार्टीशन बने हुए हैं, इसमें इधर भी ऐसे 4 पार्टीशन बने हुए हैं, इधर आपका 1 2 3 4 5 6 पार्टीशन, ऊपर भी नीचे भी यहाँ पे आपको इस तरह से बने हुए हैं। तो इन पार्टीशन के बारे में ये है कि पहला तो इनकी साइज़ जो है एक पार्टीशन का साइज़ कम से कम 25 मिलीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 75 मिलीमीटर होना चाहिए। नॉर्मली 50 मिलीमीटर साइज़ का बनाया जाता है, बाकी आपकी सुविधा के ऊपर है कि आपको अपने ड्राइंग के हिसाब से क्या सही लगता है। तो इस तरह से ये बनाया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, इनको नाम दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह से इसको ABCD नाम दिया गया है, इधर भी ABCD इस तरह से नाम दिया जाता है, जो आपके वर्टिकल ऊर्ध्वाधर बॉर्डर होते हैं। और जो आपका हॉरिजॉन्टल वाले बॉर्डर होते हैं इनको किस तरह से नाम दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नीचे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नाम दिया जाता है। तो चूँकि इसमें अल्फ़ा वाले लेटर भी यानी कि अंग्रेजी के अक्षर भी यूज हुए हैं और नंबर भी यूज होते हैं, इसलिए इस सिस्टम को अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम कहा जाता है। तो इस तरह से जो आयत बनते हैं, तो इन आयतों को क्या कहा जाता है, ग्रिड रेफरेंसेस या ग्रिड रेफरेंसेस रेक्टेंगल, यानी कि आयत, ग्रिड आयत भी कहते हैं इनको। तो ये किस लिए बनाए जाते हैं, सपोज आपका कोई ड्राइंग है, ड्राइंग शीट में कोई ड्राइंग बनी हुई है इस तरह से, ठीक है। तो किसी आपका ड्राइंग में कोई आपको सपोज ये स्पेशल पोर्शन दिखाना है, सॉरी मैं आपको अलग तरह से बताता हूँ। सपोज आपको यहाँ का पोर्शन दिखाना है, तो आप बताएंगे किसी को कि ये कौन से पोर्शन में स्थित है, B के सामने 4 के नीचे। तो ये किस ग्रिड में है आपका, सॉरी B4 में है, B4 में ये एरिया आपका आता है। इसी तरह से हम B5 की बात करेंगे तो कौन सा एरिया आएगा, इसके सामने, सॉरी B5 की बात करेंगे तो कौन सा एरिया होगा, इसके सामने और इसके बीच का जो एरिया होगा ये आपका B5 आएगा। तो ड्राइंग में होने वाले मॉडिफिकेशन, कुछ ड्राइंग में हम चेंजेस करते हैं तो किस एरिया में चेंज किया है उसको हम यहाँ ड्राइंग में लिखते हैं कि हमने B5 एरिया में ये चेंज किया। तो देखने वाले को समझ में आ जाता है कि कौन से, जल्दी वो समझ में आ जाता है कि किस एरिया में चेंज हुआ है। अब जो छोटी छोटी ड्राइंग है उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो बहुत बड़ी ड्राइंग होती हैं और जो थोड़ा जटिल ड्राइंग होती हैं तो उसमें ढूंढना मुश्किल होता है कि किस एरिया में चेंज हुआ है। तो उसको इसी के सिस्टम के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसको कि ग्रिड रेफरेंस सिस्टम कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ग्रिड रेफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका मीट्रिक रेफरेंस ग्रेजुएशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं मीट्रिक संदर्भ ग्रेजुएशन। तो क्या होता है, एक मीट्रिक रेफरेंस ग्रेजुएशन ड्राइंग के स्केल फैक्टर को जानने में उपयोगिता दर्शाता है।
उन ड्राइंग्स के लिए जिन्हें ओरिजिनल ड्राइंग से किसी अन्य स्केल पर फोटोकॉपी या स्केल किया गया हो। तो ड्राइंग जो है ड्राइंग शीट पर बनाई जाती है A0 A3 इस तरह से। तो जब कोई ड्राइंग बड़ी जैसे कि A0 पे बनाई गई है कोई ड्राइंग, तो उनको कभी फ़ोटोकॉपी करते हैं तो A0 से A2 पे भी या A3 पे भी फ़ोटोकॉपी कर देते हैं। तो फ़ोटोकॉपी कर देते हैं तो वो देखने वाले को जो उसकी फ़ोटोकॉपी देखता है उसको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में इसका साइज़ जो है वो क्या है, एक्चुअल में कौन सा स्केल है, कितने अनुपात में ये छोटा हुआ है। A0 पे बनाया गया था और उसको छोटा करके A3 पे लाया गया है, या किस अनुपात में छोटा करके उसको प्रिंट निकाला गया है। तो उस अनुपात को जानने में ये जो है आपका मीट्रिक रेफरेंस ग्रेजुएशन मदद करता है। मीट्रिक ग्रेजुएशन रेफरेंस लेफ़्ट साइड का जो फ्रेम होता है उसमें बनता है, बॉर्डर के अंदर 3 मिलीमीटर चौड़ाई तक बनाया जाता है। मीट्रिक ग्रेजुएशन 100 मिलीमीटर लंबा होता है तथा सेंटरिंग मार्क्स के दोनों तरफ सिमेट्रिक यानी कि सममित यानी कि समान रूप से 10 समान अंतरालों में बटा होता है। तो ये मैं बना के बताता हूँ आपको कैसे बटा होता है। तो यहाँ तक आपने बना लिया है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका यहाँ वाला सेंटरिंग मार्क है और ये बाएं तरफ का आपका ग्रेड रेफरेंस है। तो इसमें क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं ऐसी, एक कितने मिलीमीटर दूरी पर, 3 मिलीमीटर दूरी पर। उसके बाद उसमें इस तरह से आपको खाने बनाए जाते हैं। टोटल कितने खाने होते हैं, ये जो खाने बने हैं इसमें 10 खाने होते हैं। 10 खाने कैसे होते हैं, ये जो सेंटरिंग लाइन है, इस सेंटरिंग लाइन के 5 खाने ऊपर और 5 खाने नीचे, और इसकी जो ये चौड़ाई है 3 मिलीमीटर होती है और इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी होती है, 100 मिलीमीटर। तो 10 खाने हैं तो एक खाना कितने का हो गया, 10 मिलीमीटर का हो गया। तो इस तरह से ये मीट्रिक रेफरेंस ग्रेजुएशन बनता है और टोटल 10 नंबर होते हैं और 10 mm की डिस्टेंस पे होते हैं। तो सपोज मैंने A0 से किसी को मतलब 1/3 स्केल में फ़ोटोकॉपी किया, तो जब वो 1/3 स्केल में फ़ोटोकॉपी हो जाएगा तो इसका जो 10 mm वाला एक खाना है वो उसका 1/3 छोटा हो जाएगा। जब उसको हम स्केल से नापेंगे तो 1/3 छोटा साइज़ दिखाएगा, तो हमको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि इसको लगभग कितना छोटा किया गया है। तो इस तरह से मीट्रिक रेफरेंस ग्रेजुएशन फ़ोटोकॉपी वाले जो स्केल होते हैं उनको समझने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद अगला टॉपिक है आइटम रेफरेंस यानी कि वस्तु संदर्भ। तो ये क्या है, यदि किसी ड्राइंग में एक से अधिक पार्ट लगे हैं, ऐसी कोई ड्राइंग है जो कई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है, जिनको कि ये इस तरह की जो ड्राइंग बनती है उनको असेंबली ड्राइंग कहते हैं, या फिर कोई पार्ट अलग अलग फैब्रिकेशन के तरीक़ों जैसे वेल्डिंग, रिवेटिंग, सोल्डरिंग इत्यादि तरीक़ों से बनी है, तो कई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है। तो उस ड्राइंग में लगे हुए पार्ट्स या आइटम की क्रमानुसार तालिका ड्राइंग शीट में प्रदर्शित की जाती है, जिसे आइटम रेफरेंस कहा जाता है। तो जो छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं इनकी एक टेबल ड्राइंग शीट में दिखाई जाती है और उस टेबल में क्या होता है वो दिखाई जाती है। तो उस टेबल को आइटम रेफरेंस शीट कहते हैं, जिसे ड्राइंग शीट पर निचले दाहिने हिस्से पर टाइटल ब्लॉक से ठीक ऊपर बनाया जाता है। दाएं साइड में टाइटल ब्लॉक से ठीक ऊपर बनाया जाता है। इसमें क्या क्या लिखा जाता है, यह केवल न्यूमेरल्स में दर्शाया जाता है। न्यूमेरल का मतलब आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम यानी कि ABCD इस तरह के लेटर द्वारा या सेंटेंस द्वारा, और 1 2 3 4 इस तरह के नंबर द्वारा। तो इसमें और क्या क्या दिखाया जाता है, आइटम रेफरेंस टेबल में पार्ट्स का सीरियल नंबर, उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण, क्वांटिटी कितनी संख्या में लगा हुआ है, उसका मटेरियल क्या है, इस तरह की चीज़ें ड्राइंग शीट में दिखाई जाती है। तो इसको मैं आपको लेआउट में बना के दिखाता हूँ। सपोज ये इस तरह की कोई एक लेआउट है, यहाँ तक आपने बना लिया है। इसके बाद इसमें जैसे ये कोई ड्राइंग बनी हुई है जिसमें अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, सबके 1 2 3 4 ऐसे करके नाम दिए हुए हैं। तो इससे संबंधित एक टेबल जस्ट टाइटल ब्लॉक के ऊपर बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है आपका, जूम करके दिखाता हूँ, पार्ट का सीरियल नंबर होता है। जैसे यहाँ ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, क्वांटिटी होती है, डिस्क्रिप्शन होता है, और भी जो भी आपकी ज़रूरत है वो चीज़ें इस टेबल में रखी जा सकती हैं। और इसके जो एक आपका रो होता है, इन सब की ऊंचाई बराबर रखी जाती है। जैसे इसमें दिखाएगा 5 mm दिखाया गया है, तो सब 5 mm के बनाए जाते हैं। तो इस तरह का जो टेबल होता है ये आपका आइटम रेफरेंस टेबल कहलाता है।
तो आइटम रेफरेंस का ये मतलब है, किस लिए, जब कोई असेंबली ड्राइंग आपको ड्राइंग में दिखाई जाती है तो उसके अलग अलग पार्ट्स दिखाने के लिए इस आइटम रेफरेंस टेबल का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपको लेआउट के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये आइटम रेफरेंस के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आप आज की क्लास की नोट्स तथा निम्मी की इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ई बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। सबके अलग अलग लिंक दिए हुए हैं, नोट्स का अलग लिंक दिया हुआ है और बुक का अलग लिंक दिया हुआ है। तो उसको क्लिक करके आप PDF फाइल में आज की क्लास की जो भी मैंने पढ़ा है सब डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो ITI की क्लासेस तथा अन्य जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ITI वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये ITI वर्ल्ड का सिंबल है। और इसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, जिससे जैसे भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।